नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया यूट्यूब चैनल में। साथियों, अपडेट इंडिया यूट्यूब चैनल में लेकर हम आए हैं आज बहुत ही प्यारा टॉपिक। आज से साथियों स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, जो कि इम्पॉर्टेंट होगी यूपी टेट एग्ज़ाम, सी टेट एग्ज़ाम और सुपर टेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो साथियों आज है डे 1 और डे 1 का जो वीडियो है वो हम लेकर के आए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि अगला जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिल जाए। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बने रहिएगा लास्ट के वीडियो के लास्ट तक। तो साथियों सबसे पहले हम आज आपको बताते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है, यानी कि पारिस्थितिकी को ही हम लोग लास्ट में इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इकोलॉजी कहते हैं साथियों। और इकोलॉजी शब्द का जो पहला प्रयोग था ये अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था 1866 ईस्वी में। ये यूपी टेट एग्जाम के लिए स्टार वाला क्वेश्चन है। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया और उन्होंने ये बताया कि वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। यानी कि जो भी हमारे आसपास का वातावरण होता है एवं जो भी जीव समुदाय होता है, इसका जो आपसी संबंध होता है, इसकी स्टडी, इसका अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बताते हैं आपको पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो साथियों पारिस्थितिकी तंत्र को ही हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं और इस शब्द का जो पहला प्रयोग था वो किया था A.G. टांसले महोदय ने और ये किया था 1935 ईस्वी में। साथियों आप पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर समझते हुए इनके दोनों के शब्दों के जो प्रयोग करता है उनका नाम स्पष्ट रूप से याद कर लीजिएगा। तो आज बताते हैं आपको पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र वातावरण में उपस्थित जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कि जो भी वातावरण में जैविक और अजैविक घटक उपस्थित होते हैं उनका जो संबंध होता है उसके स्टडी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। साथियों अन्य शब्दों में अगर हम बताएं तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, एक प्राकृतिक इकाई है ये, जिसमें एक क्षेत्र के विशेष में सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर, अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो साथियों ये हो गया पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक क्या क्या हैं। तो साथियों इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जैविक घटक और दूसरा भाग है अजैविक घटक। तो साथियों जो जैविक घटक है इसमें इसमें कुल मिलाकर के तीन घटक हैं। पहला है उत्पादक, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। दूसरा है उपभोक्ता, जिसे हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। तीसरा है अपघटक, यानी जिसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो इस तरीके से जैविक घटकों की श्रेणी में ये तीन इसके पार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा पार्ट है अजैविक घटक, इसमें भी तीन पार्ट हो जाते हैं। पहला है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ और तीसरा है भौतिक पदार्थ। इस तरीके से जैविक घटक और अजैविक घटक इनके तीन तीन पार्ट हैं, उनको हम लोग अलग अलग समझेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं जैविक घटक क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जैविक घटक की। तो जैविक घटकों के अंतर्गत सबसे पहला जो पार्ट है वो है उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर। साथियों प्रोड्यूसर उसे कहते हैं जैसे कि जितने भी हरे पौधे होते हैं, जो भी आप पेड़ पौधे देखते हैं, ये सभी पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। इनको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। साथियों पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण संसार ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। इसी कारण हरे पौधों को प्राथमिक उत्पाद की संज्ञा प्रदान की जाती है। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो भी हरे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनसे हम सभी जीवधारियों को ऊर्जा मिलती है और अपने इस ऊर्जा मिलने के कारण ही हम अपने ऊतकों का निर्माण, अपने शरीर की वृद्धि करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसी श्रृंखला में है प्रकाश संश्लेषण। इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। तो साथियों प्रकाश संश्लेषण हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती, इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा भूमि से जल लेकर के जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। तो साथियों सूर्य से प्रकाश मिलता है और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तथा भूमि से जल लेकर के पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। और साथियों इसमें जो गैस बाहर निकलती है वो CO2 बाहर निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।
आने वाले टीटी एग्जाम्स के लिए, सुपर टेट और सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथियों नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु पौधों में क्लोरोफिल, जिसे हम लोग हरित लवक कहते हैं, ये पाया जाता है। तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं हरी होती हैं, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, और इसमें हरित लवक पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों के हरे रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि क्लोरोफिल जो तत्व है ये पौधों के हरे रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो साथियों हम लोग देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। ये देखिए सूर्य से प्रकाश, पौधों को सूर्य से प्रकाश प्राप्त हो रहा है और साथ ही साथ इसको जो CO2 है ये मिल रही है ऑक्सीजन, इस हवा से इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है और ये ऑक्सीजन को डिस्चार्ज करता है, निकालता है। साथियों इसी के साथ ही ये देखिए आप, ज़मीन के अंदर जब हम लोग पौधों में पानी डालते हैं तो पानी जो होता है जड़ों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत पौधों के अंदर भोजन का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बताते हैं आपको कि उपभोक्ता क्या है। तो साथियों उपभोक्ता कौन है, जान लेते हैं उपभोक्ता कौन है। जंतु पौधों एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का भोजन करके उसे सरल पदार्थों में परिवर्तित करने वाले घटकों को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि कोई भी जंतु होता है, पौधे होते हैं एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन सभी का भोजन करके उसे क्या किया जाता है, उसे सरल पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है और ऐसा करने वाले घटकों को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। इन उपभोक्ताओं में नए ऊतकों एवं कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से साथियों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि क्या उपभोक्ता द्वितीय उत्पादक होते हैं? आइए जान लेते हैं। यस, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक यानी कि हरे पौधों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जो भी उपभोक्ता होते हैं ये द्वितीय उत्पादक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, बताते हैं आपको उपभोक्ता के प्रकार। ये भी क्वेश्चन साथियों यूपी टेट एग्जाम में पूछा जाता है। उपभोक्ताओं के प्रकार के रूप में अगर बात करें तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है प्राथमिक प्रकार, यानी कि प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है। इसके अंतर्गत जितने भी जीव जंतु होते हैं ये शाकाहारी होते हैं, ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और शाकाहारी जंतु वनस्पतियों का भोजन करते हैं और साथियों यही जो उपभोक्ता होते हैं इनको हम प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे खरगोश है, ये भी घास फूस खाता है। गाय है, भैंस है, बकरी है, हिरन, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ, टिड्डा, ये सभी जितने भी जंतु हैं ये सभी शाकाहारी हैं और ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये इनकी जो दो विशेषताएं प्रमुख हैं वो ये हैं कि ये केवल पेड़ पौधे खाते हैं और दूसरा पॉइंट ये है कि ये केवल शाकाहारी होते हैं। दूसरा पॉइंट साथियों चलते हैं द्वितीयक या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उनमें वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हें हम लोग द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के वर्ग में रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेढक है, बिल्ली है, लोमड़ी है इत्यादि, ये सभी जीव जंतु जितने भी हैं ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं क्योंकि ये जो है ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। इनकी भी साथियों दो विशेषताएं हैं, जान लेते हैं। पौधे अपघटित पदार्थों को खाते हैं, यानी कि ये जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं ये पौधों को और अपघटित पदार्थों को खाते हैं, साथ ही साथ ये मांसाहारी होते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा इसका प्रकार है। तो तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन से कहलाते हैं? ये तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं इनको हम लोग उच्च स्तर के मांसाहारी भी कहते हैं। वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी खाते हैं और द्वितीय उपभोक्ताओं को भी खाते हैं, साथ ही साथ ये दोनों को भी खाते हैं। तो इस तरीके से इनको हम लोग तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे वे द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उनको खाते हैं या फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं या फिर दोनों को खाते हैं। ऐसे जो उपभोक्ता होते हैं वो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर है, हिरन है और लोमड़ी, सॉरी दोस्तों, जो शेर होता है वो हिरन और लोमड़ी को खाता है, शेर जो है वो हिरन और लोमड़ी को खाता है। इसी प्रकार मोर, बाज और उल्लू ये जो है साथियों सांप को खाते हैं। तो इस तरीके से ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि उच्च मांसाहारी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, सर्वाहारी के रूप में कौन रखा जाता है? तो सर्वाहारी के रूप में उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करने वाले जो तत्व होते हैं, जो जंतु होते हैं उनको हम लोग
उनको हम लोग सर्वाहारी के श्रेणी में रखते हैं। जैसे मनुष्य है, बिल्ली है, कौवा है और मोर है, ये साथियों सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, बताते हैं आपको जो दूसरा एलिमेंट इसका था अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत साथियों पहला पॉइंट है कार्बनिक घटक, दूसरा पॉइंट है अकार्बनिक घटक और तीसरा पॉइंट है भौतिक घटक। तो साथियों सबसे पहले बताते हैं आपको कार्बनिक घटक। ये घटक जैविक एवं अजैविक घटकों में संबंध स्थापित करते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया। तो ये होते हैं कार्बनिक घटक। दूसरे पॉइंट है अकार्बनिक घटक, जैसे कि जल और जल में पाए जाने वाले जल में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि, ये अकार्बनिक घटक कहलाते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो है भौतिक घटक। इसको हम लोग जलवायवीय कारक भी कहते हैं, जैसे प्रकाश है, ताप है, विद्युत है, हवा, सौर ऊर्जा इत्यादि, ये भौतिक घटक कहलाते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों जो खाद्य श्रृंखला है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों पर परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। साथियों जितने भी जीव संसार में पाए जाते हैं ये किसी न किसी जीव पर आश्रित होते हैं, तो इसीलिए ये इनका आपस में संबंध होता है। तो तीसरा पॉइंट है साथियों भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। जितने भी जीव होते हैं ये भोजन प्राप्त करने के लिए वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निर्भर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों वनस्पतियां अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाती हैं। जैसा कि हम अभी आपको पहले बता चुके हैं कि जो भी वनस्पतियां होती हैं ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाती हैं। इस भोज्य क्रम में पहले स्तर पर शाकाहारी जीव आते हैं जो कि पौधों पर आश्रित होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं। इसीलिए पौधों को उत्पादक या फिर स्वपोषी और जंतुओं को उपभोक्ता की संज्ञा दी जाती है। तो साथियों जो पौधे होते हैं इनको उत्पादक कहते हैं और ये स्वपोषी होते हैं, और जो जंतु होते हैं साथियों ये उपभोक्ता की इनको संज्ञा प्रदान की जाती है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो साथियों खाद्य श्रृंखला जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, यही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो जो खाद्य ऊर्जा होती है उसका प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इनका जो क्रम होता है, जैसे पौधे होते हैं, पौधों को टिड्डा खाता है और टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है और सांप को उल्लू खाता है या फिर मोर खाता है। तो इस तरीके से ये इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो साथियों नेक्स्ट पॉइंट है बाज उच्चतम मांसाहारी अथवा सर्वोच्च उपभोक्ता है। ये आप याद रखेंगे, बाज जो होता है ये उच्चतम मांसाहारी होता है और या तो इसको हम सर्वोच्च उपभोक्ता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने स्तर हो सकते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 5 स्तर हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये हमने बताया था, अधिकतम 5 स्तर हो सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों पॉइंट प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता मात्र 10% संचित ऊर्जा ही अपने शरीर में ले पाता है और 90% ऊर्जा का नुकसान हो जाता है। तो जितना भी स्तर होता है ये प्रत्येक स्तर पर 10% ऊर्जा ही संचित कर पाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों उपभोक्ता के द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतरण को लिंडमैन का 10% सिद्धांत भी कहा जाता है। ये साथियों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले एग्जाम्स यूपी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम या फिर सी टेट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से साथियों आज के डे 1 क्लास में हमने आपको यहीं तक बताया है। और नेक्स्ट साथियों जो हमारा क्लास होगा उसमें हम आपको बताएंगे ऊर्जा पिरामिड के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं कल आपको डे 1 डे 2 में ऊर्जा पिरामिड के साथ ईवीएस का क्लास होगा। तब तक के लिए साथियों थैंक यू ऑल ऑफ यू।